आपने देखा था पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स करे थे और मैंने कहा था कि कुछ कंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स है जिन्हें मैं आज करूंगा। हमने एक टेबल बताई थी आपको और उस टेबल में दिखाया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर 10,000 या 8,000 का है, कुछ पार्टनर ने देने की बात करी थी, कुछ फर्म ने देने की बात करी थी, नोट्स पे भी आऊंगा थोड़ी देर में। तो उसको एक बार ढंग से लेके चलते हैं, ढंग से लेके चलते हैं कैसे, क्योंकि उसी में थोड़े से कंफ्यूजन निकल कर आते हैं, उन्हीं कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल विद यू हियर। तो ऐसा एग्जांपल आपको आपके नोट्स में भी दिखेगा, है ना। तो हुआ क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं आपके 8,000 रुपीज के, आउट ऑफ विच फर्म बियर्स 5,000 एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर ए। कैसे दिखा रहे हैं देखिए जरा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब आई एम जस्ट राइटिंग केस वन। यहाँ क्या लिखा है आपके सामने कि रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 8,000। कितने के थे? 8,000 के थे, ठीक है। फर्म विल बेयर रुपीज 5,000 एंड फर्म कितना बेयर कर रही है? 5,000 बेयर करेगी। और इसके बाद की कहानी से ना ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर, एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर ए। एक पार्टनर उसको बेयर करेगा, बस इतना लिखा है अभी तक तो, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब मैं यहां लिख रहा हूं क्या आगे? फर्म पेड फर्म पेड रुपीज 8,000। बात ये हुई थी कि पार्टनर और फर्म दोनों मिलके क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे यहाँ पर, बेयर करेंगे। ये रनिंग सेंटेंस है। फर्म बेयर करेगी कितना? 5,000। पार्टनर बेयर करेगा कितना? 3,000। दोनों मिलके इसको क्या करेंगे, बेयर करेंगे। ये डिसाइड हुआ था पार्टनर्स के बीच में आपस में। लेकिन अब क्या हुआ, जब पेमेंट करने की बारी है तो किसने भरा सारा पैसा? फर्म ने भरा सारा का सारा पैसा। अब आप समझिएगा, ये था टोटल आपके पास कितना, दिस वॉज योर 8,000। इसमें से फर्म इसमें से फर्म क्या होगा? फर्म ये विल पे फर्म विल पे एंड फर्म विल बेयर कितने का? 5,000 का। ये होना चाहिए था। और ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा कौन था? पार्टनर ए था। ये क्या करेगा? पार्टनर ही क्या करेगा? इसको पे करेगा। और पार्टनर ही क्या करेगा? इसको बेयर करेगा। ये आपके पास स्टोरी थी। कितने का? 3,000 रुपए का। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम क्या एंट्री बनाते? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से कर देते? 5,000 से। नॉर्मल क्वेश्चन, अगर पार्टनर अपना पे करता, फर्म अपना पे करता। लेकिन यहाँ किसने पे कर दिया सारा? फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म को तो सिर्फ 5 ही पे करना था ना, बाकी का 3 तो पार्टनर को ही पे करना था और पार्टनर को ही बेयर करना था। ठीक है जी। लेकिन यहाँ हुआ क्या, फर्म को 5,000 अपना भी भरना पड़ गया। और जो पार्टनर ने वादा किया था कि भाई हाँ मैं पे करूंगा, मैं बेयर करूंगा, आपसे नहीं मांगूंगा एक भी पैसा, वो भी किसको भरना पड़ गया? फर्म को भरना पड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला, अब देखिए। ऐसी कंडीशन में अब आप देखिए यहाँ पर, इस कंडीशन में तो अब आपके पास जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पर? रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से? 5,000 से। थोड़ा स्पेस देखिए, टू कैश या बैंक कर दिया हमने कितने से? 8,000, क्योंकि फर्म की जेब से तो 8,000 गया। अब क्या पूरा का पूरा 8,000 फर्म को भरना था? नहीं भरना था ना। तो बाकी किससे रिकवर करेंगे? बाकी लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 3,000 किससे रिकवर किया जाएगा? ये ए से किया जाएगा। दैट वुड बी योर नरेशन। जो नरेशन बनती है वही नरेशन यहाँ पर बनेगी। होपफुली ऑनलाइन में जो लोग बैठे उन्हें समझ में आ रही होगी ये बात जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। यस सर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के थे, ठीक है जी। और फर्म ने क्या किया, उसको बेयर किया। और फर्म ने बेयर कर लिया, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, फर्म को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अल्टीमेटली। लेकिन बाकी का 3,000 तो पार्टनर ने बेयर करना था। बेयर करने का मतलब है कि उसे एक पैसा वापस नहीं लेना था। लेकिन भरना किसको पड़ गया? किसको भरना पड़ गया? ये फर्म को भरना पड़ गया, ठीक है जी। अच्छा, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। थोड़ा क्वेश्चन को बदलें जरा, बदलो उसको थोड़ा आगे।
कैन यू प्रोसीड फर्दर? आइए देखें जरा, तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा साथ साथ ही रख लें तो देखिएगा इससे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, क्या? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे वो ₹8,000 थे। दिस इज डन। और फॉर्म विल बेयर फॉर्म विल बेयर ₹5,000 एंड एंड बैलेंस बैलेंस पेड बाय पार्टनर ए। अगर ये लिखा हुआ है सिर्फ, देखिए जरा क्या बना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कितने के? 8,000 के। फॉर्म विल बेयर 5,000। बैलेंस पेड बाय पार्टनर क्या लिखा है? ए। बैलेंस, या मैं लिखता हूँ कि बैलेंस, थोड़ा रुक जाते हैं, बैलेंस इसको बदलते हैं जरा हल्का सा। आई एम चेंजिंग इट। एंड बैलेंस इज टू बी पेड बाय पार्टनर ए। क्वेश्चन बदल गया। मतलब अब मुझे बताइए कि इस कंडीशन में क्या पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसे पे करना? पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनती है? जब क्वेश्चन कहता है बेयर बाय पार्टनर। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन ये कह रहा है कि फर्म को कितना पे करना चाहिए था? 5,000 फर्म को बेयर करना था। और जो 3,000 पार्टनर ए पे करेगा, फर्म उसे बाद में क्या कर देगी? रियम्बर्स कर देगी बाद में उस पैसे को। ये बनता है कहानी का ट्विस्ट। ठीक है जी। अब हुआ इस कहानी में क्या कि फर्म पेड ₹8,000। अब बोलिए क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए? क्या हो गया इस केस में कि फर्म ने कितना पे कर दिया? पूरा 8,000 पे कर दिया। इस जगह पे लोग पता क्या करते हैं? वो ऊपर वाली एंट्री बना देते हैं। अरे ऊपर वाली एंट्री क्यों बनेगी इसमें? पार्टनर ने बेयर करने का वादा थोड़ी किया था, पार्टनर ने पे करने की बात करी थी। तो आज नहीं तो कल हमें पार्टनर को पैसा वापस देना ही था। तो व्हाट विल राइट हियर? विल राइट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे हम यहाँ पर? डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 8,000 रुपए से। और टू कैश या बैंक कर देंगे कितने से? 8,000 रुपए से। एंड दैट्स डन। खत्म। यही होना था एंट्री में। तो कोई डाउट तो नहीं लग रहा है इस बात पे? बताइए। दिस इज फाइन विद यू? ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये दोनों चीजें क्लियर हैं आपको? अब नोट्स को नहीं देखेंगे, अब इधर देखें जरा आगे। यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा इस तरफ चले आते हैं दोबारा इसी केस पे। ये आपके सामने था, क्या केस नंबर क्या बनाया था हमने? ये वाला 1 बनाया था। इसके बाद मैं नोट्स पे आऊंगा, लेकिन नोट्स से पहले का मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ देखें जरा। हाँ, अब फिर वही कहानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 8,000 के थे। फर्म विल बेयर 5,000 एंड बैलेंस बाय पार्टनर ए। एंड फर्म पेड कितना? 8,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? ये फर्म पेड की जगह मैं लिख रहा हूँ क्या? इसी जगह लिख रहा हूँ क्या? ए पेड ₹8,000। अब हमने कहानी में ये ट्विस्ट लिया है। ए कौन? एक पार्टनर है। एक पार्टनर है, उसने पे कर दिया कितना? 8,000 रुपया। ए पार्टनर ने 8,000 पे किया। अब क्या होने वाला था? 8,000 फर्म को पे करना था, बेयर करना था। और ए को पे और बेयर कितना करना था? सिर्फ 3,000। लेकिन इसने क्या किया? अपना तो पे किया ही किया, फर्म का भी 5,000 पे कर दिया। अब बोलिए जनरल एंट्री क्या बनेगी? भाई रियलाइजेशन डेबिट तो होगा आपका, ठीक है। रियलाइजेशन डेबिट तो होगा। अब आप देखिए यहाँ पर एंट्री क्या बननी चाहिए? इस एंट्री की जगह पे क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? विल राइट रियलाइजेशन विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 3,000 रुपया जो पार्टनर ए ने पे किया, वो तो रियम्बर्स होना ही नहीं है। वो फर्म का एक्सपेंस है ही नहीं। 5,000 फर्म का एक्सपेंस है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे कितने से? 5,000 से। हमने तो पे किया नहीं है, किसने पे किया? ये ए ने। क्या लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट कितने से? 5,000 से। दैट विल बी योर एंट्री इन दैट केस। ये एंट्री बनेगी। सिर्फ एक छोटी सी चीज बदली हमने, क्या?
कि किसने पे कर दिया पूरा 8,000? ए ने पे किया पूरा 8,000, उसको बदला हमने बस। ए ने पे किया 8,000, तो आपके सामने सिचुएशन आ ही गई। गॉट इट? ठीक है जी। ए जो पे कर रहा है 8,000 रुपया, ए ए जो पे कर रहा है ना 8,000 रुपया, उसके केस में हम बोल रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा आगे बढ़े जरा। अब हमने दूसरा केस लिया, दिस इज साइन विद एवरीबॉडी, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं आगे बढ़ाऊं इसको? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और। हम इस केस पे चले आए। ये जो केस हमारे पास था ये वाला, लेट अस सी दिस केस नाउ। इसको हम बना देते हैं कौन सा, केस नंबर 4। ऊपर दो केस हो चुके हैं हमारे पास। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपए के थे। फर्म विल बियर 5,000 एंड बैलेंस इज टू बी पेड बाय पार्टनर ए। अब की बार क्या लिख दिया, यहाँ दोबारा से लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? ए पेड कितना? रुपीज 8,000। कहानी क्या लिखी हम लोगों ने? ए पेड, ए पेड, ए पेड रुपीज 8,000। ए ने पे कर दिया, ये लिखा हमने। ये है ए पेड रुपीज 8,000। दिस इज योर स्टोरी नाउ। बताइए क्या होना चाहिए? क्या पूरा का पूरा 3,000 या पूरा का पूरा 8,000 या 5,000 वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए? क्या ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ठीक है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं थी ना? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, फर्म की। फर्म ने तो पे किया नहीं, किसने पे कर दिया? पार्टनर ने पे कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री चलेगी। अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और किसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना कर देंगे पूरा? 8,000, 8,000। क्योंकि ए का तो लेना देना ही नहीं था, वो तो टेम्पररीली क्या कर रहा था, उसको पे करने की बात कर रहा था। गॉट इट? इज इट फाइन? ठीक है, चलिए अब अपने नोट्स निकाल। सो अब आप अपने नोट्स का पेज नंबर 6 खोल लें, और केस नंबर कौन सा आपके सामने दिख रहा है? कैन यू सी द केस हियर? 6 का ए पार्ट क्या कहता है भाई? 6 का ए पार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ ना तो बोलो, दिख रहा है किसका 6 का ए पार्ट? When dissolution expenses 5,000 के थे, out of which 2,000 were to be borne by the firm and balance is paid by a partner। जो हमने किया उसका इम्प्लीकेशन है, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर अभी। 5,000 था, 2,000 बॉन्ड करना था फर्म ने, और बैलेंस बॉन्ड नहीं लिखा, बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर लिखा है। ठीक है जी। तो रिलेशन हुआ 5,000 से। फर्म की जेब से कितना गया? 2,000। और पार्टनर की जेब से कितना गया? 3,000। तो पार्टनर को उसका क्रेडिट मिलेगा, काम खत्म। दैट्स सिंपल। रुद्रा, नहीं? इज इट ओके? पता चल रहा है कुछ आप दोनों को? ठीक है, सोहन, सॉरी गौरिका। अगला 6B। When dissolution expenses were 5,000, out of which 2,000 to be borne by firm, when balance is borne by a partner, and balance is borne by partner लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। बैलेंस इज borne by partner, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं कि पे किसने किया। नहीं, क्लैरिटी है बैलेंस इज borne by पार्टनर, इज borne by पार्टनर, टू बी borne नहीं है। क्लैरिटी है कि बैलेंस पार्टनर ने बेयर कर लिया। तो जो पार्टनर ने बेयर कर लिया उसकी तो एंट्री नहीं होनी भाई। जो पार्टनर ने बेयर करा, नो एंट्री फॉर दैट। एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक की करेंगे, काम खत्म। थोड़ा आगे चलते हैं। ये स्पेसिफिक था, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं था। When dissolution expenses 5,000, out of which 2,000 were to be borne by the firm, out of which 2,000 were to be borne by the firm and balanced by a partner। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फर्म को बेयर करना था 2,000, बाकी पार्टनर को बेयर करना था। अब क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं कि किसने भरा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या मानेंगे? फर्म ने भरा, जिसमें से फर्म ने अपना तो दो देना ही देना था, उसने पार्टनर का भी दे दिया। और फर्म के अकाउंट में कैश बैंक कितना हुआ देखिए आपके सामने, 5,000 रुपये फर्म के अकाउंट में कैश बैंक हुआ, क्योंकि फर्म ने भरा। फर्म का अपना एक्सपेंस जो कहलाएगा रियलाइजेशन, बाकी किससे वसूल लेंगे? पार्टनर से वसूल लेंगे इसको, पार्टनर से इसकी रिकवरी कर लेंगे। ये याद है पिछली क्लास में हमने ऐसा केस किया था कि हमने पार्टनर को ठेका दे दिया था कि तेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का भाई, तू खर्चा कर ले। हमने एंट्री करी थी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 से। उसका असली खर्चा 20,000 हो गया, उससे हमें क्या लेना देना? कोई लेना नहीं देना था उससे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हमने पार्टनर को बोला कि ले पार्टनर 10,000 रुपया,
और फिर उसका असली खर्चा हो गया 20,000 रुपये, और वो भी हमने भर दिया। तो क्या हम दो दो बार भरेंगे? पहली एंट्री करेंगे रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक, रिकवर कर लेंगे उससे पैसा। आगे वैसे ही केस आने वाला है। तो देखिए, तो इस केस में क्या था, हम मान के चले कि इट इज नॉट क्लियर हु पेड इट, हम मान के चलेंगे फर्म पेड इट। फर्म ने पे कर दिया तो फर्म पार्टनर से रिकवर कर लेगी। आइए दूसरा केस 6 के डी पार्ट पे चले। When realization expense is 5,000, out of which 2,000 is paid by the firm and balance by a partner. अब यह लिखा है इज पेड, क्लैरिटी है, किसने पे किया? फर्म ने 2,000, बाकी किसने क्या किया? पार्टनर ने पे किया। तो आपकी एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 से, फर्म का कैश चला गया 2,000, पार्टनर को कितना दे दिया? 3,000। डाउट लग रहा है कुछ? बेस बना चुके थे? नहीं, देर 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 शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और थोड़ा आगे चले, नंबर 6 का ई पार्ट। When realization expenses कितने के थे? 5,000 के थे, out of which 2,000 is to be borne by the firm and balanced by a partner, to be borne by firm and to be borne by partner। अब क्वेश्चन आगे क्या? फर्म पेड एंटायर 5,000, तो ये तो बंटवारा हो रखा था, हम भरेंगे दो, पार्टनर भरेगा तीन, और पार्टनर बेयर भी करेगा इसको। तो हमारा तो खर्चा 2,000 का ही होना था, हमारा तो हो गया 5,000 का खर्चा। अब हम क्या करेंगे? 5,000 पे तो कर देंगे, लेकिन रिकवर किससे करेंगे इसे? किससे रिकवर करेंगे? पार्टनर से। तो हमारे लिए लिखा जाएगा रियलाइजेशन डेबिट 2,000, पार्टनर्स कैपिटल 3,000, कैश है बैंक 5,000। इसी कहानी में आगे करते हैं जरा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे, आउट ऑफ विच 2,000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर, रनिंग सेंटेंस है। लेकिन किसने पे कर दिया पूरा? पार्टनर ने कर दिया पूरा पे। पार्टनर ने पूरा 5,000 पे किया, उसमें से, इसको मत देखो ना, अपने नोट्स को देखो। पार्टनर ने पूरा 5,000 पे कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पार्टनर ने पूरा 5,000 पे कर दिया तो हमारा 2,000 भी उसने कर दिया, तो हम उसे सिर्फ 2,000 ही तो देंगे, 3,000 तो उसको बेयर करना था, उसके बदले में उसे कुछ नहीं लेना था। तो अब हमारे पास क्या बन गया केस में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से हो गया? 2,000 से। 6 का जी पार्ट देखिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फिर से 5,000 के थे, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। अगर लिखा टू बी बॉर्न बाय द फर्म, या बॉर्न बाय फर्म या पेड बाय फर्म, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर, बैलेंस पेड बाय पार्टनर बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कंफ्यूजिंग भी है। बैलेंस पेड बाय पार्टनर यूजिंग फर्म कैश, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा ही पैसा गया, पार्टनर को तो कुछ देना ही नहीं है ना, उसने बेयर करना था। क्या एंट्री बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट की एंट्री बनी। थोड़ा और आगे चले, यहाँ आ गया वो केस जो हमने केस 5 में डिस्कस किया था आपके सामने। When a partner agree to bear all realization expenses and for this service he has been paid 8,000, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे? 10,000 थे, और वो फर्म ने पे कर दिए। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 थे और उसका आगे क्वेश्चन साइलेंट हो जाता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मानेंगे कि पार्टनर ने पे कर दिया। लेकिन लिख रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंस किसको भरना पड़ा? फर्म को भरना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम पार्टनर को देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ले भाई तेरा 8,000, अब हमारे हाथ फ्री हो गए भाई, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पार्टनर की। अब असली खर्चा आया 10,000 का, पार्टनर भाग गया, व्हाट विल डू? विल रिकवर फ्रॉम पार्टनर। पहली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगली एंट्री बनेगी क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। इस तरह से हम उससे रिकवर कर लेंगे। 10 उसने मतलब 10 का एक्सपेंस हुआ, 10 रिकवर करेंगे, 8 हुआ 8, 5 5, 20 तो 20, सीधा एंट्री। तो आपके पास एंट्री आ गई क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 से, और फिर एक्चुअल एक्सपेंस की एंट्री क्या करेंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट से। डन। केस नंबर 8 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। भीम अ पार्टनर, बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसे। भीम अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन ऑफ कितने का? भीम अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन ऑफ व्हाट? 15,000 का रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, ठीक है जी। और रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और फिर बोल दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द फर्म। हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को सिनोनिम्स की तरह यूज करते हुए आए थे आज तक। बट एक्चुअली में क्या होता है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब होता है वी आर पुटिंग अ फुल स्टॉप टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की दृष्टि में हम क्या करने वाले हैं? फर्म की एग्जिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉयर के चार्जेस देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार और फर्म में फीस जमा करानी पड़ेगी, और थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी।
उसे कहते हैं हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब है कि एसेट्स को क्या करना, ऑक्शन करना, और उसके बाद लायबिलिटी को क्या कर देना, पे ऑफ कर देना। उसे कहते हैं रियलाइजेशन। दोनों बिल्कुल अलग अलग नेचर के हैं। अगर हम कहते कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है, या 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और डिसोल्यूशन, और फिर बोलते हैं कि रियलाइजेशन के लिए हमने पार्टनर को दे दिया, तो मतलब दोनों सेम चीज होती। मगर अब क्वेश्चन में रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन अलग अलग शब्द ना आते, ऊपर भी रियलाइजेशन नीचे भी रियलाइजेशन आता, तो ये सेम क्वेश्चन बनता, कोई अलग नहीं बनता। अगर ऊपर भी डिसोल्यूशन आता नीचे भी डिसोल्यूशन आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक जगह रियलाइजेशन आ गया, एक जगह डिसोल्यूशन आ गया, तो दोनों एंट्री का नेचर बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदलेगा देखिए। फॉर रेमुनरेशन फॉर डिसोल्यूशन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, भीम अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और फिर लिखता डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। फिर क्या लिखता, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। हमने डिसोल्यूशन के लिए भीम को अपॉइंट करा, और जब डिसोल्यूशन की बारी है तो हम ही भरना पड़ गया। तो हम पहली एंट्री बनाते रिलेशन टू भीम, फिर अगली एंट्री बनाते भीम टू कैश या बैंक। लेकिन इस केस में नहीं बनाएंगे। इस केस में क्या है, ऊपर रियलाइजेशन नीचे डिसोल्यूशन, या ऊपर डिसोल्यूशन तो नीचे रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या करेंगे, पहले भीम को देने की एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू भीम्स कैपिटल। है नोट्स तुम्हारे पास, नोट्स है ना उसके पीछे वाले के पास? ठीक है, मैं केस नंबर 8 पे के चल रहा हूँ, और फिर अगली एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हो गया काम खत्म। गॉट इट, दैट इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं था इसके अंदर। इसीलिए इंपॉर्टेंट करा, एग्जाम से पहले से जरूर से रिवाइज करें। देर आर टू पार्टनर्स, एक पार्टनर ए है, वो पे करता है रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 का, एंड द अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। अब समझिएगा भाई, मैं रहता हूँ किसी किराए के घर पे, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं किसी किराए के घर पे रहता हूँ अगर, ठीक है, मैं रहता हूँ किसी किराए के घर पे अगर, अ, यहाँ मतलब इस इस घर पे जहां पर भी मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, इस घर में मैं रहता हूँ, और इस घर का किराया किसे भरना है, मुझे ही तो भरना है, किसी और को तो नहीं भरना। ठीक है, मैंने बोला कि डॉक्टर तिवारी, मैं कहीं बाहर चला गया हूँ, और मेरे किराए की डेट आ गई, और मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं है, सैलरी अभी आई नहीं है, आप इसे भर देना। तो डॉक्टर तिवारी ने क्या कर दिया, ही पेड ₹30,000 रेंट, इसका मेरे घर का रेंट पे कर दिया, मेरे बोलने के बाद कि भैया मैं रेंट पे कर दिया। तो एक्चुअल में क्या है, ही पेड द रेंट ऑफ हाउस ऑन बिहाफ ऑफ मी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंट, एक्चुअली मैं ही तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब जरा डिसोल्यूशन के केस में आ जाए, पार्टनर ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, देन हु इज अल्टीमेटली लायबल फॉर दैट, फर्म। पार्टनर बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, दोनों फर्क समझिए। पार्टनर बेयर द एक्सपेंसेस मतलब पार्टनर पे करेगा, पार्टनर ये बेयर करेगा, रिएम्बर्समेंट नहीं लेगा। लेकिन अगर दिख रहा है कि पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या पार्टनर बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इसका मतलब क्या है, टेम्पररी पार्टनर दे रहा है, लेकिन फर्म को अल्टीमेटली उसे रिएम्बर्स करना पड़ेगा। वही लिखा है उसके अंदर। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कर रहा है तो उसका बेयर नहीं मानेंगे, तो पेड वाली कैटेगरी का हो जाएगा। अभी पे कर दो, अब मैं जब वापस आऊंगा तो क्या करूंगा, तिवारी जी को 30,000 रुपये दे दूंगा। तो अल्टीमेटली किसने बेयर किया वारंट, मैंने बेयर किया ना। चलिए नोट्स पे चलते हैं दोबारा से। तो दो पार्टनर थे, एक पार्टनर ए ने पे कर दिया एक्सपेंस 2,000 का, और दूसरा पार्टनर बी एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब जो बी है, अगर उसने, क्या बी ने कुछ पे किया, एग्री हुआ ना बेयर करने के लिए, लेकिन पे कौन कर रहा है, यही तो कर रहा है। क्या बी पे कर रहा है कुछ, नहीं पे कर रहा। बी अगर कहता है बॉर्न बाय बी, तब तो कहानी अलग होती। ये कह रहा है बॉर्न बाय बी बट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, भाई पैसा तो फर्म को ही भरना था। सी द आंसर, क्या आंसर बन रहा है देखिए अब आपके सामने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्या, हाँ, इधर देखिए दोबारा से। एक पार्टनर ए ने पे कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 का, और बी एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब हमने पहले हेडिंग क्या लिखी है, इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म। ए ने क्या कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसकी कंसेंट से पे करा, फर्म की। तो एंट्री क्या बनेगी,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, काम खत्म। लेकिन अगर ए ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसके बिहाफ पे करा, ए ने पे कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और फर्म से नहीं पूछा, तो फर्म तो किसको देगी? फर्म का तो देखो, फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड हो गया ना। अब वो ए ने पे किया, बी ने पे किया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बी ने बोला था ना, मैं मैं पे करूंगा, पर ए से पे करवा दिया, और ए ने फर्म को बताया नहीं, कंसेंट ही नहीं ली, तो फर्म किसको देगी पैसा? बी को देगी। दैट इज द केस। ठीक है। अगर कंसेंट थी फर्म की तो बी सीन से हट गया, फिर तो पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। लेकिन अगर कंसेंट नहीं थी तो बी वो फर्म पैसा देगी, ए को थोड़ी देगी। ऐसे ही आगे केस आएंगे, देखिए अपना। इफ देर आर टू पार्टनर्स एंड अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 टू बी borne by one partner A and the other partner B has paid these expenses on behalf of the firm। तो जरा समझना, बी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पे कर रहा है, तो फर्म को ही भरना था। और दूसरा पार्टनर जो ए है, उसने बोला क्या? उसने कहा मैं बेयर करूंगा। उसने बोला मैं बेयर करूंगा। अगर कोई पार्टनर उसे बेयर करता है तो अल्टीमेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसने तो पे करा नहीं, किसने पे कर दिया? ए ने पे कर दिया। तो किसके बिहाफ पे कर दिया? देखो कुल मिलाकर ये हुआ कि एक पार्टनर बोला कि भाई, ए बोलता है कि भाई मैं ना मैं इसे पे करूंगा, मैं ही इसे बेयर करूंगा। फर्म ने कहा बिंदास तुम कर लेना। जब देने की बारी आई तो फर्म के पास पैसे नहीं था, ए भाग गया। बी आया, बी आया सीन में। बी कहता है भाई, पूछता है फर्म से, मैं पे कर दूं? मैं कहा, कर दे। फर्म अब क्या करेगी? बी को क्रेडिट देगी, ए से रिकवर कर लेगी, क्योंकि ए ने बेयर करने का वादा किया था। तो देखिए, दैट इज योर आंसर। क्या आंसर है देखिए आपके पास? अब ये क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे थे ना हम लोग। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट कर दिया? बी का क्रेडिट कर दिया, बी को दे दिया, और ए से क्या कर दिया? ले लिया। 11, इफ देर आर टू पार्टनर, अब इसको ध्यान से रखना, इसके दो आंसर बनते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में फर्स्ट वाला फॉलो करना है। इफ देर आर टू पार्टनर्स एंड वन पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 एंड अदर पार्टनर बी एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। ए ने रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 के पे कर दिए, और बी ने एग्री कर दिया उसको बेयर करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, इट इज अज्यूम दैट ए हैज पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म। अभी ऊपर क्वेश्चन में थोड़ी लिखा था कि अप्रूवल है नहीं है, लेकिन हम मान के चले कि ए ने अप्रूवल से किया, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्रेडिट, और बी से क्या हो जाएगी? उसकी रिकवरी हो जाएगी। वीरू जाग जा बेटा, जाग जा। नहीं वीरू, तुम जय जाग जाओ। नींद आ रही है तो पानी पी लो जाके। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर अगर कंसेंट से काम ना होता, क्या होता? कंसेंट से काम ना होता। बी ने क्या बोला था, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था हमारा, कि बी बेयर करेगा और ए उसे पे कर रहा है। तो अगर ए और बी ने आपस में कर लिया, कुछ भी आपस में डिसाइड कर लिया, ए और बी ने आपस में कर लिया, तो हमको इन्फॉर्म ही नहीं करा, तो क्या हुआ? बी ने बेयर करना था, ए ने पे कर दिया, कोई एंट्री नहीं बनेगी फर्म की बुक्स में। जब तक ए फर्म से पूछ के नहीं कोई खर्चा करता, तब तक फर्म से देगी थोड़ा ही। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी टू पे, थी ना बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की, लेकिन बी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं। ए कहता भाई मैं हूं ना, पे कर दिया, और फर्म को बताया नहीं। फिर बाद में फर्म से बोलता कि मुझे पैसा दो। उसने कहा भाई कौन सा पैसा? ये तो इसने पे करना था, इसने बेयर करना था। तो अगर विदाउट कंसेंट होता तो देर शुड बी नो एंट्री। लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, कौन सा assumption लेके चलेंगे कि भाई ए ने किसकी कंसेंट से काम किया था? ये फर्म की कंसेंट से काम किया था। हाँ एक, हाँ तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, फिर फर्म को देना पड़ता, क्योंकि फिर तो ऊपर वाला केस आ गया ना, वैसा करते। और ये जो क्वेश्चन थे ना आपके, पार्टनर चला गया था, मतलब पार्टनर ने अब क्या कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस के बदले में एसेट्स ले लिए, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे आपके साथ केस। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा केस और डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ये सब केस मैंने डिस्कस करे थे आपके साथ। केस नंबर 12 जैसे, या तो नो जनरल एंट्री कर लो, या बी को पहले पैसे देने की एंट्री करो, फिर उससे फर्नीचर वर्नीचर ले जाने की एंट्री रिकवरी कर लो। और उसके बाद केस 13 14 15 मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। ठीक है, और अब एक छोटा सा केस है जो कि लोगों को बहुत तंग करता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। देखिए जरा क्या था वो। जो पार्टनर्स को, मतलब जो जो जनरली स्टूडेंट को परेशान करता है, वो केस देखिए। क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर कि देर वॉज अ कंटिजेंट
लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी रिगार्डिंग अ रिगार्डिंग अ डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड बिल रुपीज 10,000। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? एक नंबर बोल रहा हूँ मैं इसको, उसको इस बारे में केसेस बनाऊंगा। देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी रिगार्डिंग अ डिस्काउंटेड बिल रुपीज कितने का? रिगार्डिंग अ डिस्काउंटेड रिगार्डिंग अ डिस्काउंट रिगार्डिंग अ डिस्काउंटेड बिल रुपीज 10,000। भाई एक बिल है 10,000 रुपए का, हमने बैंक को डिस्काउंट करा दिया। अब अगर वो बिल मेट हो गया मेच्योरिटी पे तो हमें तो कुछ देना ही नहीं है, लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो हमें भरना पड़ेगा ना। अब हमने क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी, और लिखा है क्या? बिल वाज नॉट येट मेच्योर्ड। बिल मेच्योर नहीं हुआ अभी, और फॉर्म डिसॉल्व हो गई। अब क्या करना है? कोई एंट्री नहीं कर रही भाई। उसकी मेच्योरिटी 3 महीने बाद आ रही है, 3 महीने बाद आ रही है, और फॉर्म आज ही डिसॉल्व हो गई। 3 महीने बाद अगर वो डिसॉल्व हो गया, वो इंसॉल्व मतलब वो डिसऑनर हो गया, तो हम तो बाहर हो गए। वी आर नो वेयर इन द सीन, हमारी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। बैंक को लॉस होगा, हम तो डिसॉल्व हो गए ना। बैंक के लिए तो बैड डेट हो गए फिर। इट्स अ लॉस टू बैंक। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या था? इसका इसका दूसरी कंडीशन में क्या हुआ फिर यहाँ देखिए। ये तो हमने लिखा ना क्या? बिल वॉज नॉट येट मेच्योर्ड। बिल वॉज नॉट येट मेच्योर्ड, ठीक है। अब हमने क्या बनाया? अच्छा, इस कंडीशन में क्या बना? इस कंडीशन में बनी नो एंट्री, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी है और वो मेच्योर ही नहीं हुआ, तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ अभी तक। कोई एंट्री नहीं बननी इसकी। ठीक है, देर इज नो एंट्री फॉर दिस। आगे चले जरा। नंबर 2, फिर दोबारा से वही कि देर वॉज अ देर वॉज अ कंटीजेंट देर वॉज अ अब सेंटेंस वही लेके चल रहा हूँ, अब पूरा सेंटेंस वही लेके चल रहा हूँ मैं, लेकिन आगे लिख रहा हूँ क्या? द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब की बार क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। अब बताइए क्या होगा? डिसोल्यूशन का केस है। डिसोल्यूशन से पहले बिल क्या हो गया? वो जो बिल था डिस्काउंट के बाद डिसऑनर हो गया। किसे भरना पड़ेगा? हमें भरना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। कितने रुपए का भरना पड़ेगा? हमें 10,000 भरना पड़ेगा, समझ लीजिए। इट्स लाइक अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसे बन जाएगा। हमें एंट्री, तो हम तब तो फ्री हो गए, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहते हैं बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी तो नो एंट्री। अगर वो कहता है नंबर 3 डैश द बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी मेच्योरिटी तो क्या हो जाएगा बताइए? नो एंट्री अगेन। अरे लायबिलिटी थी, अब वो कंटीजेंट लायबिलिटी से लायबिलिटी रहेगी नहीं, हमें तो कुछ करना ही नहीं उसका। बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी का क्या होगा? देयर इज नो एंट्री फॉर दैट। इज इट ओके? नो एंट्री फॉर दैट। ठीक है जी। थोड़ा और आगे चलें जरा। सेम ट्रांजेक्शन हमारे पास है, और नंबर 3, नंबर 4, सेम ट्रांजेक्शन हमारे पास है नंबर 4। वो क्या हुआ? द बिल वॉज डिसऑनर्ड। बिल वॉज क्या हो गया? डिसऑनर्ड, एंड 60 पैसा ऑफ अ रुपी कुड बी रिकवर्ड अगेंस्ट द बिल फ्रॉम द डेटर। भाई जब बिल डिसऑनर तो डेटर को पकड़ेंगे ना हम लोग। तो अब क्या बनना चाहिए इस केस में? एंट्री देखिए अब आप। डिसऑनर हो गया। पहली एंट्री जो आपकी बनेगी, एंट्री नंबर 1, वो बनेगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? 10,000 से। ये तो नुकसान हो गया जो आपको झेलना पड़ेगा। और फिर इसकी नरेशन जो भी बनाते बनाएंगे। नंबर 2, दूसरी एंट्री में क्या लिखना पड़ेगा आपको? कैश या बैंक डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश या बैंक डेबिट टू क्या होगा ये? टू
रियलाइजेशन अकाउंट कितने से, 6,000 से और 6,000 से, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसे की रिकवरी हो गई। वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसे चलेगा ट्रीटमेंट। दिस इज फाइन विद यू? बोलिए भाई। रोज वर ऑनलाइन पता चल रहा है, बिल डिसऑनर हुआ था, 60 पैसा फॉर रुपी कुड बी रिकवर्ड। ठीक है, तो आपकी ये एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, एक और चीज देखिए अभी, नंबर 5, बिल डिस्काउंटेड अंडर, बिल डिस्काउंटेड था, कंटीजेंट लायबिलिटी था। अब आगे कहानी में क्या लिख रहे हैं, क्या, द डेटर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, कॉमा, नथिंग इज रिकवरेबल, नथिंग इज रिकवरेबल। मतलब वो जो बिल इस बंदे ने हमें दिया था वो इंसॉल्वेंट ही हो गया, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, कंटीजेंट लायबिलिटी थी, जिस बंदे ने बिल दिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आपके पास, अब आप देखिए यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आपकी, एक एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। आपकी जेब से तो कितना निकल गया, 10,000 और 10,000। और क्योंकि क्योंकि वो बंदा जो डेटर था वो अब क्या हो गया, बैड डेट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी रिकवर हुआ तो कुछ एंट्री नहीं करेंगे। अगर बोले 10% रिकवरेबल तो एंट्री हो जाएगी कैश बैंक टू रियलाइजेशन, 10,000 से 1,000 से। 70% रिकवरेबल तो 7,000, जैसे वो एंट्री करी थी ना ऊपर, तब वैसी एंट्री हो जाएगी। डाउट है कुछ, इधर ओके। तो ये एंट्री आती है एग्जाम में, एग्जाम में क्या आपकी बुक में है, कई जगह पे है, कई सैंपल पेपर्स में एंट्री, लोग उसे गलत करते हैं। कुछ भी नहीं, हल्की फुल्की सी एंट्री है ना, हल्की फुल्की सी एंट्री थी। गॉट इट, ऐसा करके बनता है। तो डिस्काउंटेड बिल था, है ना। और अगर अगर हम बोले यहाँ पर क्या, डिस्काउंटेड बिल की बात चली आई, जैसे डिस्काउंटेड बिल था बेसिकली, उससे रिलेटेड एंट्री बनती है। लोगों को इसको करते समय क्या होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को दूर करने की मैंने कोशिश करी। पहले भी ये कंसेप्ट बताया था मैंने, ये कंसेप्ट में रिटायरमेंट डेथ रिजोल्यूशन, रिटायरमेंट डेथ चेंज इन पीएसआर एडमिशन में भी बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। इसमें सिर्फ इतना ही कंटेक्स होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, है ना। इसके अलग अलग वेरिएशन, जो मैंने वेरिएशन बताई, इन्हीं वेरिएशन के साथ आपने एंट्री देखी होंगी, उन्हीं के साथ देखा होगा क्वेश्चन। अब आप करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हमने खत्म करी। शीट में जितने भी आइटम थे हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड आइटम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड आइटम, रिवीजन की पुरानी क्लासेस में आप देख सकते हैं उसको, 3 क्लासेस में रिवीजन किया था ना, दोज हु आर नॉट प्रेजेंट, अगर आप देखें थोड़ा टाइम निकालकर, तो ऑलमोस्ट 3 क्लासेस में हमने डिसोल्यूशन के रिवीजन को खत्म किया। डिसोल्यूशन भी काफी बड़ा टॉपिक ये हुआ करता था। जनरल एंट्री के साथ कैसे करना है, इंडिविजुअल एंट्री आए तो कैसे करना है, इसको आप लेके चलेंगे, ठीक है। और फुल फ्लैश क्वेश्चन तो जनरल एंट्री के साथ किया था आपको, रिलेशन अकाउंट बिना बनाए, कैश है बैंक बिना बनाए। तो कम से कम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो जरूर करनी है। और फाइनल फेज की रिवीजन है, इसको हम लेके चल रहे हैं। जिनके हालात खराब हैं, जिनके हालात अभी खराब हैं, जैसे मान लो कि भाई सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें मिस हो रखी हैं, तो जो जैसे इको के पेपर में थोड़ी छुट्टियां पड़ गई, इंग्लिश के पेपर में थोड़ी छुट्टियां दिख जाती हैं आपको, एक एक 1.5 घंटे के लिए आ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर, है ना। गॉट इट। तो इसको हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगली क्लास से मैं क्या करूंगा आपके साथ, फंडामेंटल का रिवीजन लेके चलूंगा। वैसे मेरा मन था कि पहले गुडविल को लेके चलें, वेल टेक फंडामेंटल का रिवीजन, और उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। या फिर एक काम कर लेते हैं कि गुडविल का रिवीजन ले लेते हैं इंडिविजुअल क्लासेस में, सैटरडे संडे वाली क्लास में फंडामेंटल का रिवीजन कर लेंगे, व्हाट यू से, ऐसा कर लेते हैं, है ना? चलिए, तो विल वाइंड अप टुडे, आज के लिए इतना ही था। गॉट इट।